Good morning, students. Here I am again with a video on the MCQ questions on the topic National Income for Class 12 Economics. आपके आने वाले एग्ज़ाम को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में MCQs ही पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म में, I have picked a few questions over here that is related to the topic. I hope you will be benefited by it. Question number 1. GDP stands for. जब भी कोई डेफिनेशन है, सबसे पहले दिमाग में एक आइडिया बना लीजिएगा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है. इट इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू दैट इज़ प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन 1 ईयर एंड ऑल द गुड्स आर फाइनल गुड्स. सो जब आप इसको देखेंगे, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन आपको ऑप्शन नंबर ए और बी में हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाएं. ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एनी कंट्री. Option number B is saying final goods and services produced in a country in 1 year. Option number C services produced in a country and option number D none of the above. C तो गलत है क्योंकि सिर्फ सर्विसेज होता नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इसलिए हमारे ऑप्शन में से वैसे ही हट गया. अब आता है ए और बी. ए और बी में से बी इज़ अ बेटर वन बिकॉज इट इज़ इंक्लूडिंग ऑल 3 components ऑफ द डेफिनेशन. जीडीपी की डेफिनेशन की तीनों अहम बातें जो हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, विद इन अ कंट्री होते हैं, 1 ईयर में होते हैं, उन सब की वैल्यू को जीडीपी बोला जाता है. इसलिए वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इन 1 ईयर. क्वेश्चन नंबर 2. गुड्स विच आर यूज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर कॉल्ड. जो गुड्स कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं वो क्या होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं. एंड फाइनल गुड्स भी फर्दर 2 कैटेगरी के होते हैं, दैट इज़ द कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स. जो कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं दे आर द कंज्यूमर गुड्स, सो दे विल बी द फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ द ऑप्शन दैट इज़ गिवन ओवर हियर. विल गो विद ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर गुड्स. Question number 3. Goods that are used for resale in the same year are known as. You have to be very thorough with the definitions of the terms that have come in your chapter. अगर आपने फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन 2 फैक्ट से ही बनती है. या तो वो गुड्स या तो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करे गए होंगे, ईदर दे वुड हैव बीन यूज एज अ रॉ मटेरियल और दे वुड हैव बीन यूज फॉर रीसेल इन द सेम ईयर. उसी साल वो पुनः बिक्री के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे. तो इधर वी आर फॉर द रीसेल, हमें रीसेल की बात करी गई है, तो जाहिर है गुड्स दैट आर यूज फॉर रीसेल इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड. एंड इंटरमीडिएट गुड हमको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी इंटरमीडिएट गुड्स. क्वेश्चन नंबर 4. असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है. आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम. आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहला काम आप ये करिएगा, व्हेन यू रीड द क्वेश्चन आप देखिएगा असर्शन और रीजनिंग के दोनों स्टेटमेंट्स तो दिए हुए हैं, वेदर बोथ आर करेक्ट और नॉट. पहला काम ही ये है ये पता लगाना कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों में से कोई ये गलत हो. दूसरी चीज़, जब आप ये पता लगा लें कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि क्या सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, उसका रीज़न है, देन ओनली विल मूव फर्दर. चलिए लेट्स गो टू द क्वेश्चन. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर रीसेल और एज रॉ मटीरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. रीज़न कह रहा है बिल्कुल सही, अभी डेफिनेशन अभी आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में, द सेम डेफिनेशन, इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन ही है. रीज़न में वो कह रहे हैं देयर इज़ अ वैल्यू एडिशन इन द गुड्स दैट आर फॉर रीसेल और यूज एज अ रॉ मटीरियल. उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उनमें वैल्यू एडिशन होता है. रीसेल के लिए होगा तो भी वैल्यू एडिशन होगा, रॉ मटीरियल के लिए होगा तो भी वैल्यू एडिशन होगा. तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, वैल्यू एडिशन हो रहा है तभी तो इंटरमीडिएट गुड्स हैं. एंड इट मीन्स कि आर इज़ अ करेक्ट रीज़न फॉर ए. दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर ए का सही रीज़न है. सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए दैट बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 5.
The difference between gross investment and net investment is, again, these are the simple formula type questions. If you know about it, अगर आपने पढ़ा है, लर्न करा है, तो आपको आता है, अदरवाइज आपको नहीं आता है. जब भी बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस किसकी वजह से आता है? वो डिफरेंस आता है डिप्रिसिएशन की वजह से. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है, दैट इज़ द depreciation. They have given you option number 4 over here, last option दिया हुआ है depreciation. That will be the correct answer for this. Moving to the next question. Market price and factor cost will be equal. Again, आपका simple formula type question है ये. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो चीज़ डिफरेंस करती है वो होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि NIT. फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस NIT इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट. अभी कह रहे हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों इक्वल कब हो जाएंगे? भाई दोनों इक्वल तब हो जाएंगे जब दोनों के बीच में जो डिफरेंस लाने वाली चीज़ है वो ज़ीरो हो जाए. अगर NIT ज़ीरो हो जाए तो हमारे लिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट ओवर हियर, दैट इज़ व्हेन NIT इज़ ज़ीरो. Question number 7. Which of the following is not a flow? Not a flow. जब भी आप कोई ऐसा नेगेटिव क्वेश्चन पढ़े, नेगेटिव क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन में आपको एक नेगेटिव टर्म दिया होगा, आपको फ्लो नहीं पहचानना है, आपको ये पहचानना है कौन सा फ्लो नहीं है, तो उसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए. बिकॉज जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो देयर सो मच ऑफ प्रेशर ऑन आवर माइंड, और हम इसी छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं. सो वी हैव टू सी फ्रॉम द फॉलोइंग्स गिवन कि इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है. ओके, सो वी हैव, मैं बी ऑप्शन से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल भी हमें किस बेसिस पर इधर डिफरेंशिएट करना है कि या तो वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर हो रहा हो या वो पीरियड ऑफ टाइम मेजर हो रहा हो. अगर कोई भी वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हो रही होगी तो वो कैपिटल होगी. अगर कोई फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर हो रही होगी तो वो फ्लो होगी. ऑप्शन नंबर ए कैपिटल जो होता है, इट इज़ ऑलवेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. आप अकाउंट्स में भी लिखते होंगे व्हेन यू मेक द बैलेंस शीट और अदर कि द कैपिटल ऑन दिस डेट, ओके, on like on 1st April 2021 the capital of ABC firm is इतना. So we measure it at a point of time. उसको हमने पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर लिया तो वो स्टॉक हो गया, यानी कि वो फ्लो नहीं है. तो हमें पहले ही ऑप्शन में पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. बट देख लें, क्या कंफर्म कर लें क्या बाकी चीज़ें फ़्लो हैं या नहीं है. इनकम, हाँ फ़्लो है. क्यों? क्योंकि इनकम आप चाहे 1 घंटे में कमाएं, 1 हफ्ते में कमाएं, 1 महीने में कमाएं, बट इट इज़ रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ अ फ्लो. इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन होता है. कैपिटल, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है बट कैपिटल फॉर्मेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम पर होता है. आप जब एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उधर भी आप सेकंड कॉलम में कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं. दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट एक फ्लो हो गया बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम. डेप्रिसिएशन वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम पर होता है. किसी मशीन के ऊपर 1 हफ्ते में डेप्रिसिएशन इतना हुआ, 1 महीने में, 1 साल में, ऑल दिस. सो बी, सी एंड डी तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो फ्लो से रिलेटेड हैं. सिर्फ ए एक ऐसा है जो हमारे लिए स्टॉक है, एंड दैट इज़ वाई इट विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड? अगेन नेगेटिव क्वेश्चन. आपको देखना है इसमें से कौन सा फाइनल गुड नहीं है. ओके, सो लेट अस सी ओवर हियर. स्टेशनरी परचेज्ड बाय ए स्कूल. एक स्कूल अगर स्टेशनरी परचेज करता है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाता है. क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट, द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ स्टेशनरी गेट मर्ज विद द प्रोडक्शन, ख़त्म हो जाती है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ रॉ मटीरियल, इंटरमीडिएट गुड है. wheat used by a farmer. Okay, now wheat used by a farmer हमारे लिए थोड़ा सा confusing है whether it is a self consumption
या वेदर ही हैज़ यूज दिस एज अ रॉ मटेरियल। अगर उसने वीट को एज अ सीड्स यूज़ करा है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। लेकिन उसने अगर यूज़ करा है उसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो फाइनल गुड हो गया। अब आगे देखते हैं, वीट यूज बाय अ फ्लोर मिल, दैट इज़ डेफिनेटली एन इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज एक प्रोडक्शन यूनिट अगर कोई भी चीज़ एज रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। सो वी कम टू अ कंक्लूजन, ऑल ऑफ द अबव फाइनल गुड्स नहीं हो सकते हैं, बिकॉज बी इज़ अ कन्फ्यूजिंग वन ओवर हियर। ऐसा ऑप्शन कभी आपको आए, वैसे एग्ज़ाम में ऐसे कभी आएगा नहीं, लेकिन ऐसा ऑप्शन कभी अगर आपको लगे कन्फ्यूजिंग है तो हम इधर मेंशन कर सकते हैं कि वीट यूज्ड बाय फार्म। आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको OMR शीट मिलेगी, सो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके लिए कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आए। लेकिन द वीट यूज्ड बाय फार्मर, इसको हम मान लेते हैं कि उसने उसको एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज़ करा है, एंड दैट इज़ वाई सीड्स की तरह के यूज़ करा है, एंड दैट इज़ वाई इट कम्स ओवर हियर ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल ऑफ द अबव जो है वो इंटरमीडिएट गुड हो जाते हैं, तो कोई भी फाइनल गुड नहीं है। देन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। पॉजिटिव क्वेश्चन है, आपको ये एनालाइज करना है कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात आए, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि या तो वो रीसेल के लिए होगा या फिर वो एज अ रॉ मटीरियल होगा। परचेज ऑफ मिल्क बाय ए कंज्यूमर, फाइनल गुड है, फाइनल कंज्यूमर ले रहा है। मशीन परचेज्ड बाय ए फर्म, प्रोडक्शन गुड है, प्रोड्यूसर्स गुड है क्योंकि वो उसे एज इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रहा है। वीट परचेज बाय ए फ्लोर मिल, हाँ, वीट परचेज बाय अ फ्लोर मिल इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज एक प्रोडक्शन यूनिट कोई सी भी वीट को जो यूज़ कर रही है तो उसको ऐसा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है। वीट परचेज बाय हाउसवुड फाइनल गुड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ओवर हियर, दैट इज़ वीट परचेज बाय अ फ्लोर मिल। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें देखना है इससे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि कोई एक होगा जो गलत होगा, या हो सकता है सारे के सारे गलत हो या कोई भी गलत ना हो। ब्रेड इज़ ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड, नो, फॉल्स। एक ब्रेड अगर किसी रेस्टोरेंट वाले ने खरीदी है तो वही रॉ मटेरियल हो जाएगा, और अगर किसी हाउस होल्ड ने खरीदी है तो कंज्यूमर गुड हो गया, तो वो हमेशा कंज्यूमर गुड नहीं होता। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारे प्रोड्यूसर गुड्स, जो प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है वो गुड जो एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है फॉर प्रोडक्शन पर्पस। फाइनल गुड्स है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज़ कर रहा है, एंड वो कैपिटल गुड्स क्या रूप भी हो सकता है। सो वी हैव ओवर हियर कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। एक्चुअली दिस इज ट्रू, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं, तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड नहीं होते हैं। इधर एक चीज़ आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, ये क्वेश्चन रिवर्स करके भी आ सकता है। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ओके, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होंगे। एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी इधर। सपोज एक प्रोड्यूसर ने, एक फार्मर ले लेते हैं, प्रोड्यूसर है, वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ट्रैक्टर भी इस्तेमाल कर रहा है एंड फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल कर रहा है। दोनों ही प्रोड्यूसर्स गुड है बिकॉज अ प्रोड्यूसर इज़ यूजिंग दैम। लेकिन जो ट्रैक्टर उसने इस्तेमाल करा वो कैपिटल गुड है, बिकॉज वो दैट विल रिमेन सेम फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज़ उसकी वैल्यू प्रोडक्शन के साथ मर्ज नहीं होगी। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स उसने इस्तेमाल करा है तो वो भी प्रोड्यूसर गुड, बिकॉज ये प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इंटरमीडिएट है बिकॉज उसकी वैल्यू प्रोडक्शन के साथ मर्ज हो जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। फिर भी आगे देख लेते हैं, ट्रांसफ़र इनकम इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स है ये। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम का मतलब ही है कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इन return. So we come to the right option, and that is option number B, all producer goods are not capital goods.
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर. डोमेस्टिक टेरिटरी का हमने मीनिंग पढ़ा था कि दैट एरिया वेयर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल, जहाँ इंडियन गुड्स, इंडियन सर्विसेज, इंडियन लेबर, इंडियन इन्वेस्टमेंट ईजिली मूव कर सके, जहाँ इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है. अब इधर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई कमर्शियल यूनिट है, सपोज बैंक है, ओके, अगर हमारा कोई बैंक फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड किसी भी कंट्री में वर्क कर रहा है, उसकी कोई ब्रांच वहाँ पर है, तो ये मत सोचिएगा वहाँ हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा. नो, बैंक इज़ अ कमर्शियल यूनिट, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उस पर. वो जिस भी कंट्री में होगा उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी. इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए देखते हैं यहाँ पर. अ कंपनी लोकेटेड इन यूके ओन्ड बाय एन इंडियन. यूनाइटेड किंगडम में एक कंपनी है, लंदन में एक कंपनी है, एंड उसका ओनर इंडियन है. तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसका ओनर इंडियन है तो, लेकिन उस एरिया में कंट्रोल तो लंदन की गवर्नमेंट का ही रहेगा, यूके की गवर्नमेंट का रहेगा. तो वो यूके की ही डोमेस्टिक टेरिटरी हुई, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है. नंबर 2 देखते हैं. ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया. बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, टेरिटरी तो वो हमारी रहेगी. दैट विल बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो वी कम टू अ कंक्लूजन कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया. आगे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई और ऑप्शन सही तो नहीं है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि कभी भी राइट ऑप्शन पे कभी भी ऐसा नहीं आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा वो से लगा सही है तो इमिडिएटली यू जंप टू द कंक्लूजन. डोंट जंप टू द कंक्लूजन. ऑप्शन सारे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एंड देन चूज़ योर आंसर. जापनीज़ एम्बेसी इन इंडिया, बिल्कुल वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बिकॉज एम्बेसीज़ कहीं भी हो, किसी जिस देश की होगी उसी देश की गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा. अगर जापनीज़ एम्बेसी इंडिया में है तो उसके ऊपर जापान की ही गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा. ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन यूएसए, भाई यूएसए में है तो वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, हमारी नहीं होगी. सो वी आर करेक्ट ओवर हियर. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इज़ द राइट आंसर. 12th question. Which of the following are not normal residents of India? Again, we have to be very careful about it. हमें देखना है कौन सा इसमें से नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है. आप जरा नॉर्मल रेसिडेंट की अगर हम डेफिनेशंस को रिकलेक्ट करेंगे तो विल कम टू अ कंक्लूजन कि रेसिडेंट कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है. ओके, दो चीज़ें याद रखनी है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर ही इज़ रिसाइडिंग इन अ कंट्री, एंड नंबर 2 उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो. तो देखें इसमें से क्या, अगर हमें ये देखना है कि कौन सा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है तो हम ये देखते हैं कि क्या इनमें से कोई नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है. इंडियंस लिविंग एब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि 1 year से ज़्यादा अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं तो वो उसी देश के नॉर्मल रेसिडेंट बन गए होंगे. फॉरेन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया, फॉरेन स्टूडेंट जो स्टडीज़ के लिए आए हैं, रिसर्च के लिए आए हैं, सर्वे के लिए आए हैं, चाहे उन्हें 1 साल से ज़्यादा का टाइम ही क्यों ना लग जाए, बट क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं तो वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होंगे. फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 2 months, अगेन वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, बिकॉज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में नहीं है. सो वी कम टू द ऑप्शन नंबर D, that all of the given above are not the normal resident, that is all of these is the right answer. Question number 13. Identify the transfer income. हमें देखना है इसमें से कौन सी ट्रांसफ़र इनकम है. बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, बोनस इज़ अ फैक्टर इनकम,
क्योंकि बोनस उसको ही दिया जाता है जो वर्कर वर्क कर रहा है, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इनकम, दैट इज़ वाई इट विल बी अ फैक्टर इनकम, और ट्रांसफ़र इनकम नहीं है। रिटायरमेंट पेंशन, ये भी हमारे लिए फैक्टर इनकम है। हमने आपको पहले ही बताया पेंशन दो तरीके की होती है, एक ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट जिसको रिटायरमेंट पेंशन बोलते हैं, एक ओल्ड एज पेंशन। तो ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट जो मिल रही है वो आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट मिल रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ द फैक्टर इनकम। सो दिस इज रॉन्ग, ये भी ट्रांसफ़र इनकम नहीं है। डिविडेंड तो भाई है ही हमारे लिए फैक्टर इनकम, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। वैसे भी आपको पता है जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उधर हम प्रॉफिट्स में डिविडेंड को इंक्लूड करते हैं। सो none of the given above is a transfer income, all these are the factor income. Option number D is correct, none of these. Question number 14, which of the following is a factor income? अब उसका रिवर्स, इसमें से कौन सी फैक्टर इनकम है? ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफ़र इनकम है, अभी हमने आपको पेंशन के बारे में बताया। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ट्रांसफ़र इनकम है, कोई सर्विसेज उसके अगेंस्ट नहीं दे रहे हैं। पॉकेट मनी ट्रांसफ़र इनकम है, बिकॉज out of the love, out of, but there is no services given in return, simple. Interest received by a household from deposit in a bank, it is a factor income. But थोड़ा सा इस क्वेश्चन में confusion है, we have to be very specific over here. बैंक अगर हमारी किसी भी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा है तो या तो हमें मानकर चलना पड़ेगा कि वो पैसा जो है वो प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, एज अ कैपिटल इस्तेमाल हुआ है, तभी उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए फैक्टर इनकम होगा। ओके, सो इधर ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट लेते हैं, लेकिन अज्यूमिंग कि वो पैसा एज अ कैपिटल यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल। नीचे दिए हुए जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं उसमें से कौन सा स्टॉक है? इन्वेस्टमेंट, नो, वो हमारे लिए फ्लो होता है बिकॉज वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन अगेन अ पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, फ्लो है। इनकम अगेन अ पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, वो फ्लो है। पॉपुलेशन इज अ स्टॉक वेरिएबल, पॉपुलेशन जब भी होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गुड्स परचेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स आर। आपने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कोई गुड्स परचेज करे हैं तो व्हाट आर दे कॉल्ड? कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। विल टेक इट ओवर हेयर एज द फाइनल गुड्स। दो कंजम्पशन गुड्स भी राइट ऑप्शन लग रहा है इधर, बट विल गो बेटर विद द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की ही पर्टिकुलर कैटेगरीज होती हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड, बट विल गो विद द फाइनल गुड्स ओवर हेयर। 17, विच सेक्टर ट्रांसफॉर्म्स फिजिकल गुड्स into another physical good, यानी कि which sector, कौन से सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है? दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर where the production is done with the help of the machines, the secondary sector. So without going into the other options, we'll take over here option number B, that is the secondary sector. Value of output is equal to, अगेन लर्निंग क्वेश्चन है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपको आता है तो आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सो वी विल टेक नंबर 1 ओवर हियर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बाकी तीनों गलत हैं क्योंकि बी है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, नो। सेल्स प्लस ओपनिंग स्टॉक, नो। सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक, नो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओवर हियर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। 19th, NDP at FC, that is factor cost, will be equal to NDP at FC। हम और किस तरीके से यहाँ पर अचीव कर सकते हैं? तो विल सी ओवर, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है NDP at MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन अधूरा है क्योंकि सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं होते, सब्सिडीज भी होती हैं। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी भी अधूरा है, NDP at MP plus subsidies. Okay, option number D is correct over here, NDP at MP minus NIT. NIT में indirect taxes और subsidies दोनों आ गया, so we'll take it over here
that NDP at MP minus NIT is equal to NDP at FC. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो इसको GDP बना देगा, FC नहीं बनाएगा। 20th क्वेश्चन, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। अगेन वी नो नीड टू गो इनटू द अदर डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगेन मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगर कोई ऐसा नेगेटिव क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ पेंसिल से पहले उस क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लीजिए, अदरवाइज हम गलती करने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ओके, कौन सा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड में नहीं आएगा? वेज एंड सैलरीज आता है, रॉयल्टी ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप किसी भी मेथड में नहीं आएगा। इनकम मेथड में तो क्या कहीं भी नहीं। क्यों? स्कॉलरशिप इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम एंड किसी भी तरीके की ट्रांसफ़र इनकम को कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। डी ऑप्शन प्रॉफिट है, बिल्कुल आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज स्कॉलरशिप्स। क्वेश्चन नंबर 22, फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर ए पार्ट ऑफ इंडियाज। अगर इंडिया में कोई फॉरेन एम्बेसी है तो वो इंडिया के किसका पार्ट है? इकोनॉमिक टेरिटरी का? नो, क्योंकि फॉरेन एम्बेसी जिस भी कंट्री की होगी वो उसी की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। सो जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस, हमारे नक्शे में वो एरिया ज़रूर दिखाएगा, हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी वो ज़रूर है, हाँ वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है। आई वुड लाइक टू मेक अ रेफरेंस ओवर हियर। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने एक किसी बुक में भी पढ़ा है एंड उन्होंने वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द अबव, एंड दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज फॉरेन एम्बेसी जहाँ भी होगी वो हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट ज़रूर होगी, लेकिन वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ अ जोग्राफिकल टेरिटरी। 23 क्वेश्चन, विद राइज इन नेशनल इनकम वेलफेयर ऑफ पीपल राइजेस, फॉल्स, रिमेन्स अनचेंज्ड, नन ऑफ द अबव। भाई जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो इट इज़ एन अज्यूम्ड फैक्ट कि लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा, बिकॉज ज़्यादा इनकम से हम ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, राइजेस। क्वेश्चन नंबर 24, रीजन्स फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज। नेशनल इनकम इज अ सर्कुलर फ्लो, इनकम इज अ सर्कुलर फ्लो। क्यों? क्योंकि what is the expenditure for one sector is the income for other sector। दो सेक्टर्स मेन हमने लिया है हमारे कोर्स में, दैट इज़ द हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। दोनों में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होता है। जब एक दूसरे को सर्विसेज देता है तो वो दूसरा पहले को फैक्टर पेमेंट देता है, जब दूसरा पहले को गुड्स देता है तो उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट मिल जाता है। तो देयर इज़ अ इंटरडिपेंडेंस। So we'll go with option number C over here, mutual interdependence of producers and household sectors. Factor services rendered by the household to firm lead to। अगर कोई भी हाउसहोल्ड फर्म्स को सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा रिमाइंड कराना चाहूँगी अबाउट द मनी फ्लो एंड द रियल फ्लो। जब भी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक पैसा फ्लो होता है तो हम उसको मनी फ्लो बोलते हैं, एंड जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक किसी भी तरीके की सर्विसेज फ्लो होती हैं तो उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। सो वी हैव ओवर हियर जब फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी जाएंगी बाय हाउस होल्ड टू द फर्म्स, दैट विल बी नोन एज द रियल फ्लो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? नेशनल प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल प्रोडक्ट में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम डीपी और एनपी का डिफरेंस है एक्चुअली ये, तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एनपी में एनएफआई प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज आपको पता है एनपी में से एनएफआई को माइनस कर कर हम डीपी तक पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ओवर हियर, national product minus net factor income from abroad। Question number 27, net indirect taxes are estimated as। net indirect taxes again simple formula IT minus subsidies, option number B। basis of the difference between the concept of market price and factor cost।
मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या है, NIT, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेशनल इनकम रेफर्स टू, नेशनल इनकम क्या है, फैक्टर्स की इनकम, फैक्टर्स इनकम ओनली, इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, हाँ ये भी सही है, सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम होती है। द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी सही है। सो एक्चुअली ऑल द थ्री डेफिनेशंस आर करेक्ट, विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी आपको पता है, एक्सटर्नलिटी इज इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी हो सकती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी हो सकती है। तो विल गो ओवर हियर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट विल कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। रियल नेशनल इनकम, रियल और नॉमिनल का डिफरेंस, अगेन अगर आपने पढ़ा है कि रियल नेशनल इनकम क्या होती है, रियल GNP क्या होता है, इट इज़ द नेशनल इनकम एस्टिमेटेड एट द बेस ईयर प्राइस और कांस्टेंट ईयर प्राइस। कांस्टेंट ईयर प्राइस पे अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो आपके लिए रियल नेशनल इनकम है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड्स, कंपनसेशन में क्या क्या आता है, वेजेस सैलरीज इन कैश, वेजेस सैलरीज इन काइंड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, और लिख दिया गलती से, ये ऑन होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दीज, येस ऑल ऑफ दीज विल कम बिकॉज ऑल ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ इट। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे देख लें क्या कुछ सही या गलत तो नहीं है। रेंट, इंटरेस्ट एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नो नो नो, ऑपरेटिंग सरप्लस में COE नहीं आता है। सो विल कम टू द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, फाइनल आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, या बोथ ऑफ A and B या नीदर A and B, बोथ, या तो फाइनल आउटपुट देख लीजिए, फाइनल वैल्यू ले लीजिए, या फिर आप वैल्यू एडेड मेथड ले लीजिए, दोनों ही मेथड से वी विल गेट द वैल्यू, वी विल solve the problem of double counting. Thank you. I hope these questions will be a great help to you for your upcoming exam. Thank you very much.